हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ सिंह चैनल में। भाई आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार आपके काफ़ी सवाल थे और आपके कमेंट भी मैंने पढ़े, तो आपने कुछ शब्दों को आप नहीं समझ पा रहे थे, तो वो जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। और आपके मैंने कमेंट पढ़े कि कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे थे, तो ठीक है। तो देखिए वो शब्दावली के जो शब्दावली है इतिहास की, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी, उसको दूर करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और शब्दावलियाँ मान के चलिए कि 3-4 वीडियो में मैं आपको जो प्राचीन इतिहास की शब्दावलियाँ हैं, जो मध्यकाल की शब्दावलियाँ हैं, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूंगा। और भी कुछ शब्दावलियाँ अगर आपको लगता है कि दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही, तो वो आप कमेंट में आप पूछ लेना। ठीक है। और भाई आपके कुछ सवाल थे कि इतिहास को आप पूछ रहे थे कि कब कब से कब हुआ, है ना, कितने भागों में बटा है ना। तो भाई ये चीज़ आप समझो कि जो भारतीय इतिहास है वो कोई ऐसा दिन नहीं है कि इस दिन प्राचीन इतिहास खत्म हुआ और मध्यकाल चालू हो गया, इस दिन मध्यकाल खत्म हुआ, मध्यकालीन इतिहास खत्म हुआ और आधुनिक इतिहास चालू हो गया। कोई फिक्स दिन नहीं है भाई, है ना। तो अब आप ये समझो कि देखिए मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप समझ लो एक बार, पढ़ने में हमें आसानी रहे, है ना, सुविधा के लिए। और सामान्यतः जो है, जो इतिहासकार हैं, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, है ना। तो जैसे आप देखिए प्राचीन इतिहास हो गया, तो प्राचीन इतिहास को जो है आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और 6वीं या 7वीं शताब्दी ईस्वी तक इसको माना जाता है कि भाई प्राचीन इतिहास है ना। और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का समय जो है 7वीं या 8वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक जो है मध्यकाल को माना जाता है ना। और आधुनिक इतिहास जो है 18वीं शताब्दी से लेकर के जो वर्तमान समय चल रहा है उसको जो है आधुनिक इतिहास माना जाता है। ठीक है। एक चीज़ और है, कुछ इतिहासकार मध्यकालीन इतिहास को, जो मध्यकालीन इतिहास है, उसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से समय, जैसे पूर्व मध्यकाल, अभी मैं आपको शब्दावलियाँ बताऊंगा तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि भाई ये पूर्व मध्यकाल का है। तो ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ आपको महत्वपूर्ण है, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। फिर आप नहीं सुनोगे, फिर आगे आप कहोगे कि भाई देखिए ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग वीडियो आप देखिए। सारे वीडियो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सब इस हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे जो आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सब में ये आपका इतिहास काम में आने वाला है। ठीक है। तो कोई भी विद्यार्थी हैं आप ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। तो भाई अब जैसे पूर्व मध्यकाल का समय क्या है, क्या बता रहे हैं इतिहासकार, तो देखिए 7वीं से जो 12वीं सदी है उसको जो है पूर्व मध्यकाल में रखा गया है। ठीक है। ऐसा इतिहासकार, कुछ इतिहासकार मानते हैं। और उसके बाद का जो समय है 12वीं से 18वीं सदी तक का जो समय है वो उत्तर मध्यकाल का समय माना गया है। ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इस प्रकार आपने देखा कि लगभग 4 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है। तो आपने देखा कि प्राचीन इतिहास हो गया, फिर मध्यकाल को 2 हो गए, प्री हो गए और लेटर हो गए, और उसके बाद फिर आधुनिक इतिहास हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। ठीक। तो ये मिला करके आपने देखा कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक में इतिहास बटा हुआ है। टाइम आपको मैंने बता दिया कि कोई फिक्स नहीं है, ऐसा दिन नहीं है कि भैया इस दिन से प्राचीन खत्म हुआ और मध्यकाल आ गया, मध्यकाल खत्म हुआ और आधुनिक आ गया। कोई फिक्स डेट या ऐसा कुछ नहीं है ना। ये पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार ये चीज़ हमें मिलती है कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं कि हमें सुविधा रहे, है ना। इतिहासकार इस तरह
जो है भारतीय इतिहास को बांटे हुए हैं। अब आप देखो, तो आज से मैं चालू कर रहा हूं भारतीय कला और संस्कृति। चैप्टर 1 भाग 1 है, ठीक है। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की जो शब्दावलियां हैं उसको मैं आपको आज से बताना शुरू करूंगा। भाई शब्दावलियां बड़ी हैं तो एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता और आप ऊब भी जाओगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो रहेगा तो ऊब जाओगे आप। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए 4 से 5 वीडियो जो भी लगेगा, तो हम लोग ये जो शब्दावलियां हैं प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन की जो शब्दावलियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये शब्दावलियां आप एग्ज़ाम में भी पूछता है, ठीक है। और आपको अगर ये शब्दावलियां समझ में नहीं आएंगी तो आपको इतिहास को भी समझने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आ जाइए शब्दावलियों की हम लोग चर्चा चालू करें। तो सबसे पहले कृषि और जमीन से संबंधित जो शब्दावलियां हैं, जो कृषि से और जमीन से, जो भूमि से संबंधित शब्दावलियां हैं, आइए उसको आप देखिए, इसको समझिए आप कि इसका क्या मतलब है। जैसे आप देखिए कि आप पढ़े अदेव मात्रिक, आपको पढ़ा लिखा मिला शब्दावली अदेव मात्रिक। तो ये क्या है? तो ये है जो सिंचित भूमि है ना, उसे जो है अदेव मात्रिक कहते हैं, ठीक है। अगला आप देखो अग्रहार। अग्रहार क्या है? राजा द्वारा उपहार में दी गई भूमि या गांव को क्या कहते हैं? अग्रहार, ठीक है। अब आ जाइए अगला आहार पाइन। ये क्या है? आहार मतलब क्या होता है? जो तालाब होता है वो उसे कहते हैं आहार। पाइन क्या होता है? जो नहरें, अब जैसे भाई तालाब कैसे बनता है? बारिश हुई, ठीक है, तो पानी इकट्ठा हुआ उस तालाब में और उसमें से नहर बना दिए। तो नहर, उस नहर जो उस तालाब से नहर निकली उसे क्या कहे? उसे क्या है? उसे क्या कहते हैं? पाइन। तो आहार यानी जलाशय, तालाब, और पाइन यानी नहरें। तो जो जलाशय से नहर निकले रहती है, जो बारिश की पानी से उसमें पानी इकट्ठा होता है, उससे नहरें निकली रहती हैं, उसे कहते हैं आहार पाइन, ठीक है। अब आ जाइए अगला अपृहता। अपृहता क्या है? प्रतिभूमि को कहते हैं, ठीक है। प्रतिभूमि को क्या कहते हैं? अपृहता। जैसे आप गांव में देखते होंगे कि भाई जमीन को उसकी खेती नहीं करते हैं, उसमें कुछ अन्न नहीं उपजाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अपृहता, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये आगे आपको, अब जब आप ये शब्दावलियां समझ जाएंगे तो आपको इतिहास पढ़ने में आसानी होगी। और आपने जो कमेंट करा था कि भाई ये मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप शब्दावलियां अच्छे से समझ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, है ना। और देखिए अगला है अर्घट। अर्घट क्या है? आप देखो, सिंचाई में प्रयोग किए जाने वाला फारसी जल चक्र, है ना, फारसी जल चक्र। अब आप कहोगे भाई ये क्या है? तो आप जैसे रहट आप देखते होगे, शायद आप हो सकता है रहट ना देखे हो, तो आप गूगल पे भी या आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, रहट आप डाल देना। तो आप रहट में क्या होता है कि जो है जैसे पहले या अभी भी कहीं हो सकता है गांव में रहट से पानी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए पहले बैल चलते थे, है ना, और बैल घूमता था और फिर बाल्टियां उसमें फिट रहती थी, ऐसे चक्र की तरह होता था। तो बाल्टियां जब ऐसे ऊपर आए तो पानी गिरता था और नाली बनी रहती थी। नाली से जो है वो अब ऐसे सारी उसमें जो पूरा चक्र जैसा होता था, बाल्टियां उसमें सेट थी, तो वो नीचे जाती थी कुएं में और फिर पानी उठा करके, है ना, ये चाहे वो कुआं हुआ चाहे तालाब हुआ, सेट कर देते थे। तो इस तरह अब पानी उठाया और फिर बाल्टी अपने आप पानी उड़ेलते हुए फिर चली जाती थी, है ना। और वहाँ पे नाली बनाए रहते थे, नाली से पानी जो है बढ़ जाता था खेत की तरफ, ठीक है। तो उसे रहट बोलते थे, है ना। और हो सकता है अभी कभी भाई भारत में कहीं पे अभी होगा रहट का उपयोग। अब तो भाई जैसे मेरे गांव में आसपास में अभी जहाँ तक गया तो अब तो मशीनें आ गई हैं भाई, बटन दबाए ट्यूबवेल है,
समरसेबल मशीनें हैं, हर कई तरह की मशीनें आ गई। अब तो भाई बिजली से पानी जो है भरा जा रहा है खेतों में, आप देख ही रहे हैं। अगर आपकी तरफ रहट आज भी उपयोग हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, है ना। तो अब आ जाइए अगला, अरण्यक। अरण्यक क्या है? जंगल में पढ़े जाने वाला ग्रंथ को अरण्यक कहते हैं, है ना। जैसे आप देखेंगे कि आश्रम आप पढ़ते हैं तो आश्रम 4 माने जाते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, है ना। तो जो ऋषि वानप्रस्थ में जाते हैं तो वो जंगल में रहते हैं, है ना। तो वो जंगल में जो पढ़े जाते हैं जो ग्रंथ हैं वो है अरण्यक कहे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगला, ब्रह्मदेह। ब्रह्मदेह क्या है? मध्यकाल में सामान्य तौर पर राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को उपहार में दी गई कर मुक्त भूमि। उसमें इस भूमि से जो ब्राह्मणों को दिया जाता था इसमें इससे कर नहीं लेते थे राजा, कर मुक्त कर देते, जाओ भाई तुम खाओ पियो, है ना, इससे हम आप अब जो है आपका हुआ और हमें कर नहीं चाहिए। तो वो क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेह, है ना। अब देखिए चाचर। चाचर क्या है? 3-4 वर्ष तक खेती न की जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? चाचर। आगे अगला आप शब्द पढ़ते हैं देवमातृक। देवमातृक क्या है? देवमातृक जो है वर्षा सिंचित क्षेत्र, समझ रहे हैं। तो जैसे जो भाई मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि तालाब वर्षा से भरा, है ना। तो वर्षा से भरा तालाब और फिर नालियाँ बनी हैं उससे चला गया, तो इस तरह, या वर्षा से और भी पानी जिस तरह लेके जाएं तो वो क्या हो गया? देवमातृक, है ना। तो देवमातृक वर्षा सिंचित क्षेत्र हो गया, माने वर्षा से भराई जाने वाला क्षेत्र। एरी पट्टी अगला। एरी पट्टी भूमि की विशेष श्रेणी है जिससे मिलने वाला राजस्व गांव के तालाब के रख रखाव के लिए अलग रखा जाता था। भाई पहले तालाब का बहुत महत्व था, आज ट्यूबवेल है, बटन दबा दिया आपने पानी निकल रहा है। पहले तालाब पूरा उसी से लोग पानी पीते थे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप अभी राजस्थान तरफ मैं गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे अब भाई ऊपर मैं काफ़ी पहाड़ी पे जो है किला बना हुआ था, ठीक है। अब ऊपर पहाड़ी पे किला बना हुआ था, आप सोचिए कि वहाँ पे पानी कैसे आएगा। भाई ऊंची पहाड़ी पे पूरा किला बना हुआ है, अब सोचिए कि वहाँ पानी लोग कैसे पाएंगे। तो वहाँ मैंने देखा कि बावड़ी बनी हुई थी, बड़ा सा बावड़ी बना हुआ था, और बावड़ी बनी हुई थी, और जो शासक थे ऊपर भी, किले के ऊपर भी जो मकान था उस पे भी इस तरह की नालियाँ फिट कराई थी कि जो भी बारिश का पानी होगा वो नाली से होते हुए उस बावड़ी में आ जाएगी। और बावड़ी जो थी वो पूरी पक्की बावड़ी, मतलब समझ रहे हैं ना, कुआं, है ना। अब एक तो अभी हमारे गांव में होता है भाई वो नीचे से पानी आता है ना, लेकिन वो जो बावड़ी बना हुआ था, जो कुआं बना था, वही वो बारिश के पानी से उसमें पानी सारे जमा होते थे और लोग पीते थे। और बड़ा अच्छा सिस्टम से मैंने देखा कि बावड़ी बना हुआ था। कचड़े भी जाएंगे तो इस तरह से ऐसे खंड खंड करके बने हुए थे कि कचड़े भाई जाएंगे तो रुक जाएंगे, है ना, और साफ पानी आपकी बावड़ी में रहेगा और उसे लोग पीते थे। तो अब आप समझिए कि, और किले पे भी मैं गया था, काफ़ी समय लगा था मुझे चढ़ने पे। मैं राजस्थान गया था और जयपुर में घूमा पूरा, तो वहाँ पे काफ़ी हाइट पे किला था। तो वहाँ पे जब मैं गया, ऊपर गया, तो अब सोचिए कि उतनी हाइट पे वो पानी कहाँ से आएगा, और ज़मीन तो नीचे है। तो वहाँ पे ये सिस्टम पे काम, जो पानी थी, पानी इकट्ठा कर लेते थे, बावड़ी में इकट्ठा हो जाता था बारिश में, और उस पानी को पीते थे, है ना। आपने एरी पट्टी के बारे में जाना, ठीक है। अब अगला आप देखिए गहपति। गहपति आप देखते हैं, गहपति क्या है? मौर्य काल के दौरान धनी भूस्वामी परिवार के मुखिया के लिए प्रयोग किया जाने वाला पाली शब्द है, ठीक है। पाली यानी वहाँ की उस समय की जो लोकल भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो उसमें जो है गहपति किसे कहते थे? जो धनी भूस्वामी परिवार के मुखिया को गहपति कहते थे। क्लियर है? और कोई कन्फ्यूजन होगा आप पूछ लीजिएगा, और वीडियो 1-2 बार 3 बार देख लिया करिए जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। जल प्रयाह अगला, ये क्या है?
जल भूमि, जल प्रयाह। खुद कास्त, ये क्या है? खुद कास्त को आप समझो अपनी भूमि रखने वाले किसान, है ना। तो जैसे जिसके पास अपनी खुद की जमीन है वो खुद कास्त है। अगला आप देखिए माल गुजार, ये आप पढ़ते हैं माल गुजार, ये क्या है? तो भाई देखो माल गुजार ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में एक राजस्व संग्रह करता था जो किसानों और ब्रिटिश प्रशासन के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। ठीक है। तो अब भाई जैसे एक होते थे जमींदार, जमींदार क्या थे? वो जमीन के खुद मालिक होते थे, है ना। वो उन्हीं की जमीन होती थी, वो किसी को आगे देते नहीं थे, वो जो कर इकट्ठा करते थे वो अपने पास रखते थे। लेकिन फिर जब ब्रिटिश कालीन जो अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने माल गुजार को नियुक्त किया। अब माल गुजार क्या करता था कि जो किसानों से जो इकट्ठा राजस्व इकट्ठा करता था अपने पास रखता था, रिकॉर्ड रखता था, और इसकी रिकॉर्ड की सूचना जो है जो अधिकारी थे अंग्रेजों के, जो अधिकारी थे वहाँ पे रिपोर्ट लगाता था कि भाई इतने राजस्व यहाँ से गांव से प्राप्त हुए हैं। किसान से लेना और अंग्रेजी को देना, कलेक्ट करना और देना। तो अंग्रेजी द्वारा माल गुजार नियुक्त होता था। ठीक है। और जमींदार, अब आप समझ गए होंगे कि जमींदार और माल गुजार में फ़र्क क्या है। जमींदार मालिक होता था और ये क्या था? नियुक्त किया जाता था। रैयत, रैयत एक किसान या खेतीहर था जो भूमि पर खेती करता था और भूमि राजस्व का भुगतान करता था। कब? ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश काल में। ठीक है। आगे देखिए नदी मातृक, ये क्या है? आप देखो नदी जल से सिंचित जो भूमि होती है उसे नदी मातृक कहते हैं। ननकार, ननकार देखिए आप राजस्व मुक्त भूमि, है ना। पाही कास्त, अब अगला आप देखिए पाही कास्त क्या है? पाही कास्त एक ही गांव पड़ोसी गांव में रहकर किराए पर ली गई भूमि पर खेती करते थे, उसे कहते थे पाही कास्त। ठीक है। अगला आप देखिए पंकी कला, कीचड़ भरी भूमि को पंकी कला कहते हैं। पराशर, पराशर क्या है? प्राचीन खगोलविदों और ज्योतिषियों द्वारा मौसम विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक। पोलज, अगला आ जाइए पोलज क्या है? पोलज जिस भूमि पर लगातार खेती होती थी, यानी जो उपजाऊ भूमि होती थी, है ना, उस पर लगातार खेती होती थी, उसे कहते थे पोलज। सदवल, ये क्या है भाई? सदवल घास वाली जो भूमि होती है उसे सदवल कहते थे। सरकरा, ये क्या है? सरकरा कंकड़ से भरी भूमि। और सरकरावरी क्या है? अगला सरकरावरी क्या है भाई? रेतीला क्षेत्र को सरकरावरी हो गया। सुथरियार, ये क्या है? वैदिक कालीन किसान जो भूमि पर खेती और भूमि स्वामी के अधीन कृषि उत्पादों का उत्पादन करती थी। ठीक है। अब तकबी ऋण, ये भी आप पढ़ते होंगे, आपको पढ़ने में मिलता होगा कि तकबी ऋण, है ना, अगर आप इतिहास पढ़ते होंगे तो तकबी ऋण क्या है भाई? उसे आप समझो किसानों को दिया जाने वाला अल्पकालीन ऋण है। ठीक है। ये कब प्रचलन में था? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है। तनियूर, तनियूर क्या है? ब्रह्मदेव को दिया गया स्वतंत्र विशेष दर्जा प्रारंभिक मध्यकालीन में, और कहां पे? दक्षिण भारत में। ठीक। आगे देखिए आपने देखा तकावी, अब आ जाइए तकावी क्या है? बुआई या खेती का विस्तार करने के लिए जो पहले पैसा दिया जाता था वो था तकावी, कि भाई पैसे ले लो और खेती करो। तो ये था। उपक्षिति क्या है? उपक्षिति निम्न स्तरीय भूमि पर जो कर लगाए जाते हैं वो उपक्षिति है। ऊपरी कर, ये क्या है? अस्थायी काश्तकारों द्वारा भुगतान किया जाने वाला अतिरिक्त कर। ठीक है। अगला आ जाइए उर, उर क्या है? उर दक्षिण भारत का गैर ब्रह्मदेव गांव को उर कहते थे। उर्वरा क्या है? उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। ऊसर क्या है? ऊसर गांव में भी आप जो है सुनते होंगे नाम कि ऊसर जमीन है ना, जैसे जो बंजर जमीन होती है जिस पे खेती नहीं होती, है ना, तो उसे जो है क्या कहते हैं? ऊसर कहते थे। वेलिर, वेलिर क्या है? वेलिर दक्षिण भारत के सरदार को कहते हैं। वेलन वगई,
ये क्या है? प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत के गैर ब्रह्मदेव गांव उर के समान जो थे उसे कहते थे वेलेन व गई, है ना। वीर्द क्या है? जिस क्षेत्र में भूजल और मिट्टी 98,000 ppm लवणता स्तर के साथ अत्यधिक लवणीय होती है, उस क्षेत्र में पारंपरिक जल संचयन प्रणाली को कहते थे वीर्द। ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। ये शब्दावलियों का जो वीडियो था कैसा लगा आपको, है ना, जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपकी काम की है, तो मैं कंटिन्यू करूं, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं डिसकंटिन्यू करूं। ठीक है, आपके कमेंट मुझे इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब अच्छा लगा तो यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।